आप सभी का स्टडी फॉर बीपीएससी पे। आज हम लोग बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जीएस पेपर 1 में पूछे जाने वाले सेक्शन 1 में भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे आज हम लोग एक मॉडल आंसर पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि होगा मौर्य कला से संबंधित क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। ये 69वें बीपीएससी के लिए और 68वीं बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक पहला यहाँ पे मॉडल आंसर सेट प्रश्न है कि मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में। तो सबसे पहले आपको तो मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है, ठीक है। जब विशेषता आप यहाँ पे बताने के उपरांत आपको करना है कि इसका थोड़ा सा आलोचनात्मक परीक्षण भी करना है, मतलब इसके बारे में जो भी नेगेटिव पॉइंट है उसको भी आपको दर्शाना ही है, क्योंकि क्वेश्चन का वैसा डिमांड ही है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो शुरू में आपको 5 से 6 लाइन का जीएस पेपर के लिए आपको बॉडी का जो है स्टार्टिंग आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इसका मेन जो बॉडी पार्ट होता है वो देना पड़ेगा और लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से इसके भूमिका से। इसका भूमिका हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इसका भूमिका है। चलिए, कला किसी भी संस्कृति के मूलभूत पहचान के साथ ही मानवीय जनजीवन की रचनात्मक अभिवृद्धि है। सबसे पहले यहाँ पे मौर्य कला के बारे में लिखना है, तो हम लोग कला के बारे में पहले थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे। कला किसी भी संस्कृति के मूलभूत पहचान के साथ ही मानवीय जनजीवन की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। इस दृष्टिकोण से मौर्य कला का भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय कला में मिट्टी या लकड़ी के स्थान पर पत्थर के उपयोग से कला को स्थिरता एवं निरंतरता प्राप्त हुई है। तो ये हम लोग मौर्य कला की बात कर रहे हैं। इस समय क्या हुआ, इस समय मिट्टी और लकड़ी के स्थान पे क्या हो गया, पत्थर का स्थान आ गया। इससे क्या हुआ, इससे कला में स्थिरता आया और निरंतरता आई, मतलब काफ़ी लंबे समय तक ये कला टिक पाया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लिए। इंट्रोडक्शन जब हो गया, इंट्रोडक्शन ही आपका सबसे मेन होता है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देख लिए। इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन का मांग है उसको हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि बॉडी पार्ट को शुरू करते हैं। तो बॉडी पार्ट में देखना है कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्य कला के विषय में ही। तो मौर्य कला के विकास में मौर्य शासकों, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि का प्रमुख योगदान रहा है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ हो जाएगा मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भागों में विभाजित किया जाता है मौर्य कला के अध्ययन को। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा राजकीय कला, या इसी को दरबारी कला कहा जाता है। उसके बाद लोक कला, या इसी को मूर्ति कला कहा जाता है, ठीक है। तो राजकीय कला और लोक कला, तो यहाँ से हम लोग फिर देखते हैं। और इसके बाद राजकीय कला, राजकीय कला अथवा दरबारियों के मध्य विकसित कला को राजकीय कला कहा जाता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र स्थित कुम्हड़ार से प्राप्त राजप्रसाद है। यह भवन अनेक स्तंभों वाला एक विशाल हॉल था, जिसमें 84 पाषाण स्तंभ पाए गए थे, ठीक है। इसकी विशालता को कारण फाहियान ने इसे देव निर्मित महल की संज्ञा दी थी। मतलब ये महल कितना विशाल था कि इसको देव निर्मित कहा था। कौन कहा था, तो फाहियान। ये सब की पॉइंट है, इसको अंडरलाइन यहाँ पे हम लोग आंसर राइटिंग में जब भी करेंगे उसको कर देंगे, ठीक है। इस समय की कलाकृतियों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा कलाकृति को, तो ये राजकीय कला को, ठीक है। सबसे पहला हो जाएगा क्या, स्तंभ। स्तंभ के बारे में हम लोग देखते हैं। स्तंभ मौर्य कला के सर्वोत्तम उदाहरण है। ये मुख्यतः अशोक द्वारा धम्म के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न भागों में स्थापित किए गए थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए ही सभी जगह ये बड़े बड़े स्तंभ का निर्माण कराए थे। उसी बात को यहाँ पे लिख देना है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते थे, एक सादे स्तंभ और दूसरा क्या होता था, एक लिपिबद्ध स्तंभ, जिसपे अपने संदेश को लिखवाया जाता था अशोक के द्वारा। ये सभी स्तंभ प्रायः चमकदार, लंबे, सुडौल, एकास्म और पॉलिश्ड तथा शीर्ष पर
विभिन्न पशु आकृतियों से अलंकृत होते थे। ठीक है। अब ये इसके बारे में है कि ये कैसा होता था, एकास्म होता था, मतलब एक ही पत्थर का होता था। पॉलिश्ड मतलब एकदम दर्पणवत, पॉलिश यानी कि चमकता था, मानो जैसे कि उसमें देखने पे आपका चेहरा दिख जाए, इस टाइप का पॉलिश हुआ करता था। और जो सबसे ऊपर उसके शीर्ष पे क्या होता था, विभिन्न पशु की आकृति रहता था वहाँ पे, अलंकृत रहता था, मतलब उगेरा हुआ रहता था वहाँ पे। और ये अधिकांशतः लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होते थे। ठीक है। आगे आपको हम ये दिखाते हैं, इसमें स्तूप ये है, देखिए ये है एकास्म पत्थर का बना हुआ अशोक का स्तंभ, जो कि पॉलिश वस्त्र पॉलिश है। और इसके शीर्ष पे देखिए, यहाँ पे शीर्ष पे आपको देखने से आपको पता चलेगा कि ये क्या है, ये यहाँ पे शेर है। ठीक है। इसी प्रकार विभिन्न पशु की आकृति यहाँ पे बनाया हुआ करता था। ठीक है। तो इसी बात को आपको यहाँ पे लिख देना है अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोग चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। स्तंभ के बाद है स्तूप। स्तंभ के बाद क्या है, स्तूप है। तो यहाँ पे है कि स्तूप जो है, यद्यपि मौर्य काल से पूर्व भी स्तूप का निर्माण होता था, परंतु मौर्य काल में ही स्तूपों का व्यवस्थित एवं संरचनात्मक स्वरूप विकसित हुआ है। मौर्यकालीन स्तूप ईंट अथवा प्रस्तर के बने होते थे। प्रस्तर में पत्थर। ठीक है। तो ये ईंट और पत्थर के बने होते थे। ठोस गुंबद होते थे, जिसका निर्माण जैन एवं बौद्ध धर्मों के अनुयायी स्मारक स्वरूप करते थे। तो स्तूप का निर्माण क्यों किया जाता था, तो जैन या बौद्ध धर्म के जो है लोग जो है, अनुयायी जो है, इसको स्मारक के रूप में इसका निर्माण करते थे। मौर्यकालीन स्तूपों में सांची, बड़भूत, बोधगया आदि के महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सांची का स्तूप, ये देखिए सांची का स्तूप कुछ इस प्रकार दिखता है। यह सांची का स्तूप है यहाँ पे, जो कि मौर्यकालीन कला का बेहतरीन प्रदर्शन करता है, सांची का स्तूप। ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो चुका है हम लोग का। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। पाषाण वेदिका। पाषाण वेदिका के बारे में है कि यहाँ पे वेदिका से तात्पर्य है स्तूप के चारों ओर निर्मित घेरा। ठीक है। स्तूप के चारों ओर निर्मित घेरा मतलब ये जो घेरा आपको दिख रहा है, ये है स्तूप, और इसके जो चारों तरफ आपको जो घेरा दिख रहा है, यही कहलाता है पाषाण वेदिका। ठीक है। तो यहाँ पे है कि वेदिका से तात्पर्य है कि स्तूप के चारों ओर निर्मित घेरा। मौर्यकालीन स्तूप विहार वेदिकाओं से घिरे होते थे। इनमें से कुछ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल में सांची स्थित स्तूप की वेदिका लकड़ी द्वारा निर्मित थी। क्या थी, लकड़ी के द्वारा निर्मित थी। पाटलिपुत्र की खुदाई से 3 वेदिकाओं के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, जो अपने चमकीली पॉलिश के कारण विख्यात है। ठीक है। यहाँ तक आपको पाषाण वेदिका के बारे में लिखना है। उसके बाद नंबर 4 में है गुहा विहार। क्या है, गुहा विहार। ये गुहा विहार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। मौर्य स्थापत्य कला के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुहा विहार का निर्माण कराया जाता था। बौद्ध और आजीवक, मेन आजीवकों के लिए ही रहने के लिए अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने गुहाओं का निर्माण कराया था, जो क्रमशः बरावर की पहाड़ी, कहाँ पे है, ये गया के नज़दीक है, और नागार्जुन की पहाड़ी, ये भी गया के नज़दीक है, बिहार में, यहीं पे निर्माण कराया था। किसके द्वारा, अशोक के द्वारा और दशरथ के द्वारा। जो इसका पौत्र या पोता जिसको बोला जाता है वो था दशरथ, इसके द्वारा नागार्जुन की पहाड़ी और अशोक के द्वारा बरावर की पहाड़ी में गुहा विहार का निर्माण करवाया गया था। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो इसका दूसरा स्वरूप है लोक कला या मूर्ति कला जिसको कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो लोक कला या मूर्ति कला मौर्य काल के दौरान राजकीय दरबार से बाहर विकसित जनसाधारण की जो कला होती है, जनसाधारण मतलब आम पब्लिक जो भी कला का उपयोग करता है उसको लोक कला के रूप में जाना जाता है। ठीक है। मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने इसी काल से के प्रमाण है। मतलब मूर्ति कला जो भी बना है, जो आज तक का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, यहीं से प्राप्त होता है, मौर्य काल से ही। तो इस बात को लिखते हुए आगे देखना है कि यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा लोक कला की प्रमुख आधार थी। अब ये यक्ष और यक्षिणी की जो उस समय की जो प्रतिमा थी, जो कि दीदारगंज की चमारग्राहिनी तथा पड़खम कहाँ है, ये मथुरा में, कि यक्ष प्रतिमा कला की कला के दृष्टिकोण से काफ़ी सुंदर प्रतीत होती है। ठीक है।
यहाँ पटना से प्राप्त यक्षों की मूर्तियाँ हल्के भूरे रंग की बलुआ पत्थर की बनी है तथा इसका आधार विशाल है। इसमें इसके शरीर के अग्रभाग की प्रस्तुति पर अधिक ध्यान दिया गया है। क्या है? शरीर के अग्रभाग की प्रस्तुति पर अधिक ध्यान दिया गया है। दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा में स्त्री शरीर के सौंदर्य का प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शन किया गया है। अब आपको दिखाते हैं यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। ये देखिए, ये है यक्ष की, जो कि काफ़ी बढ़िया बलुआ पत्थर के बना हुआ है, और ये है यक्षिणी जो दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये पॉलिश वस्त्र इसकी तस्वीर है, जो कि आज भी पटना के म्यूजियम में रखा हुआ है। बिहार म्यूजियम पटना में इसकी प्रतिमा को रखा गया है। ये यक्षिणी की मूर्ति है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि प्रदान किया गया है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद उपयोग, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि क्वेश्चन का जो अगला भाग था कि इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो हम लोग इसके आलोचनात्मक वाला पार्ट पे थोड़ा आते हैं। इसके बाद उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मौर्य कला तत्कालीन समय में जनसामान्य के बीच प्रचलित एक प्रमुख कला थी। ठीक है, हालांकि कला समीक्षकों द्वारा आलोचनाएं भी की गई है। ठीक है, अब कला समीक्षक कौन है? जैसे कि एक दो नाम दे देंगे यहाँ पे, सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन जैसे विद्वानों ने मौर्यकालीन अशोक के स्तंभों को ईरानी सभ्यता से प्रेरित बताया है। कहाँ से? ईरानी सभ्यता में बताया है कि ईरान में पहले से था ऐसा, और उसी का कॉपी कर लिया गया है। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है क्या कि इसके अनुसार सूसा तथा एक बटाना में मौर्यों से पहले स्तंभों का निर्माण हो चुका था। ठीक है, ईरान के सूसा और एक बटाना में जो अशोक जो निर्माण करवाया था, उससे पहले भी निर्माण हो चुका था, जिसका मौर्यों ने अनुकरण किया है। मात्र उन्होंने यह भी मत दिया है कि स्तंभ के ऊपर उल्टा कमल तथा चमकदार पॉलिश ईरानी कला की ही देन है। इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मौर्य काल के दौरान लोक कला के विकास पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। किस पे ध्यान नहीं दिया गया है? लोक कला के विकास पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। ये हमें मतलब अधिकतर ध्यान जो है राजकीय कला या दरबारी कला, जिसको आप कह सकते हैं, जो राजा के देख रेख में या डायरेक्ट निगरानी में ही जो किया जाता है कला, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और लोक कला या मूर्ति कला पर ध्यान कम दिया गया है। ठीक है, कुछ ये इतिहासकारों का ऐसा मानना है। लोक कला को यथोचित राजाश्रय का अवसर नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग कंक्लूजन पार्ट जो होता है लास्ट में, उसको हम लोग अब इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देंगे। क्या कंक्लूड कर देंगे? कि उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद कहा जा सकता है कि मौर्य काल में कला के विकास ने भारतीय संस्कृति एवं कला को फलने फूलने का, ठीक है, आधार प्रदान किया है। ठीक, मौर्यकालीन कला विविध आयामों में परिपूर्ण थी तथा अपनी कल्पना शक्ति, शिल्प एवं रचनाशीलता में भी समृद्ध थी। इस कला ने तत्कालीन जनजीवन पर अमिट छाप छोड़ी है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे, और ये आपको 2 से 2.5 पन्ना में ख़त्म हो जाना चाहिए। चूँकि ये जीएस का क्वेश्चन है तो और लॉन्ग आंसर है। शॉर्ट आंसर है तो उसको 1 से 1.5 पन्ना में आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग आंसर है, इसको इसलिए 2 से 2.5 पन्ना तक इसको करना ही होगा। तो इस प्रकार हम लोग इसी प्रकार से आने वाले दिनों में हम लोग मॉडल आंसर पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं अगर अभी तक, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चूँकि बीपीएस 68वीं और 69वीं बीपीएससी मेंस के लिए लगातार इस प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। तो हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।